आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेटहुड MPSC 005 का यूनिट 4 कवर करेंगे हम लोग। और सारे लेक्चर्स को मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टेट इन अफ्रीका। क्या क्या एट्रीब्यूट्स रहा अफ्रीकन स्टेट्स का? कॉलोनियल लेगेसी। African states were shaped by colonial power, leading to borders that often don't reflect ethnic or cultural divisions. तो colonial rule का क्या attribute रहा स्टेट अफ्रीकन स्टेट्स में, ये हम लोगों को देखना है इसमें। तो colonial legacy तो आया, वो colonial power लाया, बट वो जो ethnic culture divisions लाया, जिसके वजह से वो ये चीज़ नहीं देखा कि क्या कल्चरल हेरिटेज है अफ्रीका का, वो अपना वेस्टर्नाइजेशन लाया, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। डाइवर्स सोसाइटीज़, मैनी अफ्रीकन स्टेट आर एथनिकली डाइवर्स विच कैन कॉम्प्लिकेटेड गवर्नेंस एंड नेशनल यूनिटी। अफ्रीका का जो सोसाइटी है काफ़ी डाइवर्स है, और ब्रिटिशर्स क्या किए, रूल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को करके रूल किए, एथनिकली और कल्चरली बिना देखे डिवाइड कर दिया अफ्रीका को डिफरेंट पार्ट्स में, जिसके वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया गवर्नेंस और नेशनल यूनिटी मेंटेन करना। इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिलता है, मैनी स्टेट फेस इकोनॉमिक डिफिकल्टीज ड्यू टू हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन, ऑनगोइंग इश्यूज लाइक करप्शन एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि कॉलोनियल रूल बहुत साल तक रहा, इसका जो हम लोग कह सकते हैं कि दिखता है अभी भी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, या तो एक्सप्लॉयटेशंस होता है, करप्शंस जो है स्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीज़ झलकता है स्टेट में। पॉलिटिकल सिस्टम, देयर इज़ अ मिक्स पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग डेमोक्रेसीज, ऑट्रेसीज एंड हाइब्रिड रिजीम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो अफ्रीका में हैं, डेमोक्रेसी, ऑट्रोसिटीज़, हाइब्रिड रिजीम्स, बट एक डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है स्टेट के लिए। State capacity varies widely with some states having strong institution and others struggling with weak governance. क्योंकि colonial rule रहा तो कुछ states जो हैं वो strong है, कुछ states जो हैं weak हैं, क्योंकि वो divide and rule किए, तो जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा resources लिए वो state automatically weak हो गया। Theoretical perspective of the states in Africa. Modernization theory suggests African state needs to follow a path of economic and political development similar to Western countries. तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो है वो दिया जाता है स्टेट इन अफ्रीका को कि कैसे उनको काम करना चाहिए। एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है जो कहता है कि और सजेस्ट करता है अफ्रीका को कि उन लोगों को वही पाथ पे चलना चाहिए जो वेस्टर्न कंट्रीज चल रहे थे, वही तभी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। डिपेंडेंसी थ्योरी आर्ग्यूज दैट अफ्रीकन स्टेट्स आर अंडर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन एक्सप्लॉयटेशन एंड मोर डेवलप्ड कंट्रीज। डिपेंडेंसी थ्योरी कहता है और आर्ग्यू कहता है कि अफ्रीकन स्टेट्स जो हैं और वो बहुत अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे यूरोपियंस पे, और उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। तो अब उन लोगों के लिए आगे बढ़ना ऑफकोर्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या कहता है? इट फोकसेस ऑन हाउ कॉलोनियल हिस्ट्री इम्पैक्ट्स करंट स्टेट स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटीज़। ये फोकस करता है कि कैसे कॉलोनियल हिस्ट्री इम्पैक्ट करता है अभी के स्टेट और आइडेंटिटीज़ को। अभी हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन जो है अभी भी शो होता है अफ्रीका में। नियो Patrimonialism describes system where personal relationship and patronage are more important than formal institution. Neo-patronism बोलता है कि relationship जो patronage के साथ है, जो लोगों के साथ है, वो ज़्यादा important है इंस्टीट्यूशन से। स्टेट इवोल्यूशन एंड चेंजिंग थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन अफ्रीका, जैसे जैसे स्टेट इवोल्व हो रहा है पर्सपेक्टिव ऑफ अफ्रीका भी चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव ऑफ अफ्रीका को लेके। प्री कॉलोनियल स्टेट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड फ्रॉम सेंट्रलाइज किंगडम टू स्टेटलेस सोसाइटीज़। बहुत टाइप के स्टेट्स जो थे वो गवर्न किए प्री कॉलोनियल टाइम में, बहुत सारे किंगडम्स आए गए। कॉलोनियल इम्पैक्ट क्या हुआ? यूरोपियन कॉलोनीज आई, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन की डिस्ट्रप्शन हुआ, प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम जो था कल्चरल डिस्टर्बेंस किया गया कॉलोनियल के द्वारा, डिवाइड एंड रूल किया गया, और रॉ मटेरियल्स जो था वो अफ्रीका से ले जाया जाता था और वहाँ पर ब्रिटेन में फिनिश प्रोडक्ट्स बनाया जाता था, उसको वापस मार्केट में बेचा जाता। स्लेव ट्रेड भी हम लोग देखते हैं। तो ये सब नेगेटिव कॉलोनियल इम्पैक्ट था
यूरोपियंस का पोस्ट इंडिपेंडेंस न्यू स्टेट फेस चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था उन्हें नेशन बिल्ड करने में बहुत दिक्कत आई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि वो लोग अपना इकोनॉमी जो था वो टोटली कॉलोनियल रूल पे छोड़ दिए थे और अचानक से उनको सब कुछ मैनेज करने में बहुत दिक्कत हुई। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस ग्लोबलाइजेशन, democratization and regional organization like African Union influence state evolution today। contemporary changes को देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन में, डेमोक्रेटाइजेशन में, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में। थियोरेटिकल शिफ्ट्स भी हम लोग देखते हैं। मॉडर्न थ्योरीज इनकॉर्पोरेट ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल डायनेमिक्स मोर देन ओल्डर। ईरोसेंट्रिज्म मॉडल, हम लोग जब थ्योरीज़ को पढ़ते हैं तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जो थ्योरीज़ है वो ज़्यादा यूरोसेंट्रिक मॉडल्स पे बेस्ड है, वो ज़्यादा ग्लोरीफाई करती है वेस्टर्न पावर्स को, क्योंकि उस समय जो स्कॉलर्स थे या थिंकर्स थे वो ज़्यादा वेस्ट के थे, ईस्ट के नहीं थे। तो यूरोसेंट्रिज्म जो है वो देखने को मिलता है जब हम लोग थ्योरीज़ पढ़ते हैं अफ्रीका से रिलेटेड। प्रॉब्लम ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन इन अफ्रीका, एथनिक डाइवर्सिटी, colonial border, economic disparities and political inclusions। एथनिक डाइवर्सिटी में हम लोग क्या देखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा अफ्रीका को। नेशनल बाउंड्रीज तो डिवाइड कर दिया गया था, बट एथनिक ग्रुप्स थे वो सब चीज़ को देख के नहीं डिवाइड किया गया था, जिसकी वजह से उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाता है। कॉलोनियल बॉर्डर, आर्बिट्री बॉर्डर्स क्रिएटेड चैलेंजेस फॉर नेशनल आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ऑफकोर्स क्योंकि वो लोग बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद डिवाइड कर दिए थे स्टेट को, जिसकी वजह से फाइट्स जो था वो कंटिन्यू रहता है। इकोनॉमिक डाइस्पेरिटीज़, इनइक्विटेबल डेवलपमेंट कैन एग्जैगरेट रीजन्स टेंशन। इकोनॉमिक डाइस्पेरिटीज़ देखते हैं हम लोग कुछ रीजन्स में जहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, ऑफकोर्स वो रीजन बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। पॉलिटिकल इंक्लूजन देखने को मिलता है। इंश्योरिंग ऑल ग्रुप फील रिप्रेजेंटेड एंड इंक्लूडेड इन नेशनल प्रोजेक्ट्स इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी इन अफ्रीका, क्या क्या क्राइसिस झेलना पड़ा अफ्रीका को टू मेंटेन इट्स लेजिटिमेसी। वीक इंस्टीट्यूशन, सम स्टेट स्ट्रगल विद वीक इंस्टीट्यूशन दैट फेल टू डिलीवर सर्विस इफेक्टिवली। जो कुछ अफ्रीकन के स्टेट्स हैं वो वीक है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री या इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से नहीं निभा पा रहे, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और ज़्यादा वीक होते जा रहा है। करप्शन, हाई लेवल ऑफ करप्शन एंड अंडरमाइन ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। हम लोग देखते हैं कि करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था ब्रिटिश के समय में। ब्रिटिश के जाने के बाद में ये चीज़ अफ्रीकन कंट्रोल नहीं कर पाते। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अभी भी हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस होते रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहता है एथनिक कल्चर आइडेंटिटी को लेके। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी हम लोग देखते हैं। एक्सटर्नल इंटरवेंशन कैन समटाइम अंडरमाइन प्रिसाइव्ड सॉवरेनिटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट। हर स्टेट का अपना सॉवरेनिटी होता है और दूसरे स्टेट को उसकी सॉवरेनिटी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट हम लोग अभी भी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस देख सकते हैं अफ्रीकन के कंटेक्स्ट में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फेलियर्स टू मीट सिटीजन्स नीड कैन लीड टू डिसकंटेंट बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो ज़्यादा सिटीजन से मीट नहीं करते, तो एक डिसकनेक्ट हम लोग देख पाते स्टेट और पीपल के बीच में, जिसके वजह से एक सोशल कंफर्ट जो होना चाहिए पीपल को, जनता को, वो नहीं रहता है। तो हम लोग यूनिट 4 जो है वो कवर कर चुके हैं। इट वॉज़ वेरी शॉर्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग करेंगे यूनिट 5। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।